ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो जीवन में कुछ उखाड़ना चाहती थी, अपनी बॉस को खुश करना चाहती थी। जिस बीच जब वो एक दिन लंदन जा रही थी तब उसे एक हैंडसम रईस लड़का मिलता है, जिसको वो लंबे लंबे झूठ चिपका देती है और दिखाती है कि वो कितनी अमीर है, कितनी सक्सेसफुल है। पर हकीकत तो कुछ और ही थी। जो हकीकत जब सबके सामने आती है तो उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं बाका बुच्ची को, जो इस कहानी की लीड एक्ट्रेस है और न्यूयॉर्क में अपनी बहन और उसके फियोंसे के साथ एक 1 BHK फ्लैट में काफी टाइम से रह रही है, जो काम करती है अरविंद नाम की फर्म में, बहुत ही छोटे लेवल पर। जिस फर्म में काम ये होता है कि उन्हें महंगी महंगी आर्ट कलेक्ट करके उनकी बोली लगवानी होती है। जिस फर्म में काम करके बाका बुच्ची इतना भी नहीं कमा पाती कि वो खुद के लिए अलग से कोई घर किराए पर ले सके, इसीलिए वो अपनी बहन और उसके फियोंसे के साथ 1 BHK फ्लैट में रहती है। जिसके चलते वो दोनों उससे परेशान थे, क्योंकि छोटी बहन के होते हुए बड़ी बहन एक ही कमरे में भला छुक छुक अपने काले कोयले वाली रेल कैसे चला सकती है। फियोंसे कहता है, अरे तेरी बहन 3 दिन का बोल के आई थी, 3 महीने हो गए, मैं कुछ करने लायक ही नहीं बचा हूँ। ऐसा लगता है नीचे लाठी नहीं झुंझुना है। मुझे साला कुत्ता पालना था, पर देखो पाल कुतिया रहा हूँ। अब बाका बुच्ची भी पक्की वाली ढीठ थी, उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और फर्क पड़ता भी तो वो क्या ही कर लेती, क्योंकि उसके अकाउंट में साले $124 थे, जिनसे 2 वक्त के कोंडम भी नहीं खरीदे जा सकते। खैर वो ऑफिस पहुंचती है और अपनी कलीग से मिलती है, जो चश्मिश उसे देखकर ऐसे इशारे करती है जैसे कि उसे उल्टी आने वाली है, क्योंकि बाका बुच्ची की शर्ट पर छोटा सा दाग लगा था। अगले ही पल हम देखते हैं दोनों बाथरूम में मिलकर उस दाग को सफाचट करने में लगी है, जिसमें बाका बुच्ची की फटी पड़ी थी, क्योंकि उनकी बॉस भयंकर वाली खड़ूस थी। ऊपर से आज ऑक्शन डे था, जिसमें आर्ट की बोली लगनी थी और बड़े बड़े रईस आने वाले थे। बॉस जिसको सब चीज परफेक्ट चाहिए थी, इसीलिए वो अपने काम करने वालों को लाइन में खड़ा करके उनकी शक्लें और उनका पहनावा वगैरह देखती है, जिसमें बाका बुच्ची शर्ट के दाग की वजह से पकड़ी जाती है, जिस पर उसे ऑक्शन रूम में रखने की बजाय उसे दरवाजे पर पैम्फलेट बांटने के लिए खड़ा कर दिया जाता है, ताकि किसी की भी उस पर नजर न पड़े। फिर जब ऑक्शन चल रहा था तब बाका बुच्ची लिस्ट चेक करती है कि क्या क्या बेचा जाएगा, जिसमें उसे एक छोटी सी गलती मिलती है, जो कि बस एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक थी। जो बात बताने के लिए वो सीधा ऑक्शन रूम में चली जाती है और बॉस को उसके बारे में बता देती है, जिसको करेक्ट करवा दिया जाता है। जिसके बाद जब ऑक्शन पूरा हो जाता है तब बॉस सबकी खाट खड़ी करके मारती है, पूछती है, सालो तुम लोग क्या फ्री की सैलरी ले रहे हो भीषड़ी वालों। वो $1 मिलियन की पेंटिंग थी, जो सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से नहीं बिकी, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था कि उस पर कौन सा पेंट यूज किया गया है, तो खरीदार क्या घंटा खरीदेगा, और उस इंसान को जॉब से निकाल देती है जिसने वो गलती की थी। साथ ही वो उसका ऐसा रिकमेंडेशन लेटर बनाती है कि जिंदगी में उसको कभी भी इस फील्ड में कोई काम नहीं दे सकता। बोले तो करियर की एक ही झटके में पटक के मार ली। जिसके साथ साथ वो बाका बुच्ची को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसने वो किया जिस काम के लिए उसे रखा गया था। अब बॉस की शाबाशी से बाका बुच्ची अच्छी खासी वाली खुश थी, पर इतनी भी खुश नहीं थी कि वो चकदे फट्टे सबकी फाड़ के रख दे, क्योंकि सिर्फ तारीफ मिली थी, तरक्की नहीं। आगे वो थोड़ा सा लेट घर पहुंचती है, जिसमें उसकी बहन और होने वाला जीजा जब रंगारंग कार्यक्रम कर रहे थे, तभी वो वहाँ टपक पड़ती है। फिर तड़के तड़के फोन बजने की वजह से उसकी आंख खुलती है, जिस पर दूसरी तरफ उसकी बॉस थी, जिसके पास 2 असिस्टेंट ऑलरेडी थी, पर अब उसे तीसरी असिस्टेंट भी चाहिए थी। इसीलिए वो उसे लंदन आने के लिए बोलती है, वो भी तुरंत अभी के अभी। जो बात बाका बुच्ची अपनी बहन को बताती है तो वो भांचो खुशी से बावली हो जाती है, और जीजा की तो खुशी अलग ही लेवल की थी, जिसमें वो उसके कपड़ों से लेकर चड्डी बनियान तक सब पैक कर देता है कि लाडली मैं तेरे फुल सपोर्ट में हूँ। जिसके बाद वो अच्छे से सारा सामान उसे ध्यान से दे देता है, ताकि वो पलटकर वापस न आए, और उसके बाहर निकलते ही दोनों अपना इंजन चालू कर देते हैं। कुछ देर बाद बाका बुच्ची एयरपोर्ट पहुंच जाती है, जहाँ उसे अपना तो सामान उठाना ही पड़ता है, साथ में बाकी की दोनों असिस्टेंट का भी सामान उठाना पड़ता है, और बॉस का सामान उठाना पड़ता है वो अलग। बोले तो वो सिर्फ और सिर्फ मजदूरी कर रही थी, जबकि बाकी की दोनों असिस्टेंट उसकी इस काम में मदद कर सकती थी, पर वो नहीं करती, क्योंकि वो घमंडी किस्म की शोशेबाजी करने वाली, बात बात पर इतराने वाली लड़कियां थी, जो पहले तो उसकी पासपोर्ट पर फोटो देखकर गंदी सी शक्ल बनाती है, और फिर सिर्फ एक स्टैंप देखकर उसकी औकात जज करती है कि क्या तू कभी देश से बाहर नहीं गई, जाएगी भी कैसे, गरीब जो है। कहती है, मुझे कभी बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस एक बार गई थी लोन लेकर पढ़ने के लिए, जिसकी किस्तें मैं आज तक भर रही हूँ। खैर वो दोनों घमंडी असिस्टेंट इतनी गिरी हुई थी कि उन्होंने सिर्फ अपना सामान उठवाने के लिए उसे 4 घंटे पहले बुला लिया था, जिसमें खुद तो वो बिजनेस क्लास से जा रही थी, और उसके लिए उन्होंने इकोनॉमी में सीट बुक की थी, वो भी टॉयलेट के बगल वाली, ताकि वो जरा भी आराम ना कर पाए। तभी वहाँ बॉस आती है और उसे देखकर कहती है, तेरी फ्लाइट तो 4-5 घंटे बाद है ना, तो तू यहाँ जल्दी क्यों आ गई। जिस पर वो उन दोनों को कसूरवार ठहराने की बजाय कहती है, मुझे लगा आपको मदद चाहिए होगी सामान या बैग उठाने में। वो कहती है, चमचागिरी करने से, मेरे तलवे चाटने से, बार बार तेल मारने से कुछ नहीं होगा। मैंने तुझे जिस काम के लिए रखा है वो काम जब तू अच्छे से करेगी तभी तुझे तरक्की मिलेगी, और तारीफ भी, समझी। जिनके वहाँ से जाने के बाद बाका बुच्ची स्टाफ वाली को अपना पासपोर्ट दिखाती है, जो उनकी ये सारी हरकत देख और सुन रही थी, तो कहती है, तुम्हें ये सब रोज झेलना पड़ता होगा, इसीलिए चल तू भी क्या याद रखेगी, और उसे बिजनेस क्लास में फ्री फोकट में ही अपग्रेड कर देती है, जिस वजह से उसे बिजनेस क्लास वालों का लॉन्ज इस्तेमाल करने की छूट मिल जाती है। तो वो वहाँ मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाकर मस्त गाजर का जूस पीती हुई घूमती है, जिसमें किसी का फोन आने की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है, तो वो एक बंदे से टकरा जाती है, जिस पर उसका जूस बिखर जाता है और ड्रेस भी खराब हो जाती है। आगे फिर जब वो फ्लाइट में फ्री की महंगी शैंपेन के मजे ले रही थी, तभी वो लड़का जिस पर उसने गाजर का जूस बखेर दिया था वो भी वहीं आता है, और फोन पर किसी को बताते हुए उसे गाली बक रहा था कि उस चूतिया भाड़ की लिमंडी ने मुंह पर कबूतर की टट्टी लगा रखी थी, और न जाने फोन पर किससे अपनी ठुकवाने की बात कर रही थी, जो साली ने मुझ पर अपना गाजर का जूस बखेर दिया, जो सब सुनकर वो शर्मिंदा हो जाती है। खैर वो लड़का, जिसका नाम हेनरी हैंडसम है, बिना कबूतर की टट्टी के बाका बुच्ची को पहचान नहीं पाता, तो उससे बातचीत करने लग जाता है, जिसमें वो उसे बताती है कि वो एक आर्ट गैलरी की डायरेक्टर है, जो कि बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि
कि इतनी सी उम्र में डायरेक्टर बनना बहुत बड़ी उपाधि थी। ऊपर से वो खूबसूरत भी थी तो हेनरी हैंडसम उस पर लट्टू हो जाता है। अब बाका बुच्ची ठहरी गरीब की लोड़ी, जिसे आज पहली बार बिजनेस क्लास में बैठने का मौका मिला था तो उसे नमकदानी और मिर्चदानी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, जिनको चुराकर वो अपनी पॉकेट में डाल लेती है। फिर वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं और कुछ देर बाद चद्दर तान के सो जाते हैं। आगे फ्लाइट के लैंड होने का टाइम आता है तब अटेंडेंट उसे उठाने आता है और कहता है मुझे वो नमकदानी और मिर्चदानी वापस चाहिए जिनको तूने चुराकर अपनी पॉकेट में डाला है। जो सारी बातें हेनरी हैंडसम भी सुनकर मुस्कुरा रहा था कि साली चोटी। पर इन सब चीजों का अमीर के चोदवों पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि चोरी तब तक चोरी कहलाती है जब तक आप गरीब हो, जब तक आपकी जेब में ईएमआई की किस्तों का छेद हो। अमीर होने पर चोरी चोरी थोड़ी कहलाती है, ये तो शौक वाली बातें बन जाती है। फिर खैर दोनों एयरपोर्ट से बाहर आते हैं जहाँ हेनरी हैंडसम को लेने उसकी मोम लेडी धागा आई थी, जिनसे वो कहता है मम्मी ये है बाका बुच्ची, जिसने वो गाजर का जूस मेरी पैंट और मेरे जूतों पर बखेर दिया था। इसको अभी तक लग रहा था कि कबूतर की टट्टी की वजह से मैं इसको नहीं पहचानूंगा, पर ये गलतफहमी में थी। अब जो भी हो वो उसके बेटे के साथ आई थी, ऊपर से गजब का खूबसूरत टोटा माल भी थी, तो मम्मी को बोले तो लेडी धागा को वो अच्छी लगती है। कहती है तुझे जहाँ जाना है हम छोड़ देंगे, जिनको बाका बुच्ची एक दो बार झूठ मूठ में मना करती है और उनकी रोल्स रॉयस में झटपट फटाफट लटक लेती है। रास्ते में लेडी धागा उससे उसके काम से रिलेटेड काफी सारे सवाल जवाब करती है और फिर जल्द ही उसका स्टॉप आ जाता है, जिससे हेनरी हैंडसम कहता है डायरेक्टर साहिबा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको अपने साथ डेट पर ले जाना चाहता हूँ, तो बताइए क्या विचार है आपका। और उससे उसका नंबर ले लेता है। जिसके बाद वो होटल में अंदर जाती है जहाँ बॉस उसे नोट्स बनाने के लिए कहती है। तब उसे याद आता है कि वो अपना लैपटॉप बैग तो रोल्स रॉयस में ही भूल गई, जिस कारण से उसे अपना सारा काम फोन पर ही नोट डाउन करना पड़ता है। अब बॉस की वो बाकी की दोनों असिस्टेंट पक्की भीषड़ी वाली थी, इसीलिए उन्होंने बाका बुच्ची के लिए सेम होटल बुक न करके कोई गरीब खाना बुक किया था। ऊपर से उसके काम करने की जो डेस्क थी वो बहुत ही गंदी थी, जहाँ सड़ी हुई लकड़ी की और हाथी के लीद की बदबू आती थी। कुछ देर बाद उसके फोन पर लेडी धागा का वॉइस मेल आता है, जो उससे कहती है बेटा तेरा लैपटॉप बैग तो कार में ही छूट गया था, इसीलिए मेरे घर आ जा और ले जा। जहाँ वो पहुँचती है तो देखती है वहाँ पार्टी चल रही है। कहती है धागा जी मुझे मेरा बैग दे दो और जाने दो, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। इतने में हेनरी हैंडसम भी वहाँ आ जाता है और फिर एक ताऊ भी वहाँ आ जाता है, जो कि एक आर्टिस्ट था और बाका बुच्ची उसकी बहुत बड़ी वाली फैन थी। इसी बीच उन दोनों गंदी असिस्टेंट में से किसी एक की उसके पास कॉल आती है, जो उससे कहती है मैं बॉस के लिए मिड समर नाम के शो की टिकट अरेंज करने में बिजी हूँ, जिसकी टिकट मुझे मिल नहीं रही है, इसीलिए तू अपना काम तो कर, साथ में मेरा काम भी कर, समझी। जिसके बाद वो वापस पार्टी में आती है और कहती है मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया है। लेडी धागा पूछती है ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया भाई, हमें बता हम करवा देंगे। वो कहती है मुझे मिड समर नाम के शो की 2 टिकटें चाहिए। धागा कहती है बस इतनी सी बात, और अपने बेटे हेनरी हैंडसम को बोलकर उन्हें तुरंत अरेंज करवाने के लिए बोलती है, फिर चाहे बेशक से शो हाउसफुल ही क्यों ना हो गया हो। इतने में बाका की नजर वहाँ लगी महंगी महंगी पुरानी पेंटिंग्स पर पड़ती है, जो अश्लील तो थी पर बहुत ही ज्यादा महंगी थी, क्योंकि उनको बनाने वाला काफी पहले निकल लिया था और काफी साल से उन पेंटिंग्स को मार्केट में किसी ने देखा भी नहीं था। इसलिए कहती है लेडी धागा जी आपके पति रोमांटिक थे, काफी हरे मिजाज के आदमी थे वो, जिन्हें आपकी हरी करने में पक्का मजे आते होंगे। धागा बताती है मुझे ये पेंटिंग्स हमेशा से डार्क लगती थी, पर आज मैंने जाना इनकी कोई दूसरी साइड भी है। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, तू सचमुच डायरेक्टर बनने लायक ही थी, क्योंकि तुझे इन सब चीजों की बहुत ज्यादा नॉलेज है। तभी ताऊ पूछता है तूने तेरी कंपनी का नाम तो बताया ही नहीं। वो कहती है अरविंद, जो सुनकर लेडी धागा चौंक कर लट हो जाती है और ताऊ भी चौंक जाता है, क्योंकि ये जो महंगा कलेक्शन इस कमरे की दीवारों पर टंगा हुआ है उसे लेडी धागा बेच रही थी, जिसका ऑक्शन बाका बुच्चे की कंपनी के द्वारा ही करवाया जा रहा था। जो बात अपनी बावली बुच को पता ही नहीं थी, उसे पता ही नहीं था कि वो लंदन में इसी कलेक्शन के ऑक्शन के लिए आई है। लेडी धागा पूछती है चूतिया तू यहाँ लंदन आई है और तुझे पता ही नहीं कि तू इस कलेक्शन के लिए आई है। जिस पर वो बातें घुमाकर झूठ बोलते हुए कहती है मुझे अच्छे से पता था, बस मैं आप वाली डील से डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई। लेडी धागा कहती है क्लियर मेरा काम देख रही है जो तेरे नीचे काम करती होगी, इसीलिए मैं अपना काम तुझसे करवाऊंगी, तुझे मैं अपने ऑक्शन का इंचार्ज बनवाऊंगी, क्योंकि तुझे इन सब चीजों की अच्छी नॉलेज है। दरअसल क्लियर और कोई नहीं बाका बुच्ची की बॉस है, जो उनको लगता है कि वो इसके नीचे काम करती होगी। अब किसी तरह से तो बाका बुच्ची को अपने आप को बचाना ही था, इसीलिए वो कहती है नहीं मुझे इंचार्ज नहीं बनना, मैं कंपनी की डायरेक्टर हूँ, और जब सबको ये बात पता चलेगी कि मैंने डायरेक्ट आपसे बात की है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर एक अच्छी होनहार महिला है, इसीलिए वो आपके काम को बखूबी संभाल लेगी, और अगर उससे नहीं होगा तो मैं तो हूँ ही। अगले दिन हम देखते हैं क्लियर अपनी झुनेडी असिस्टेंट से शो की टिकटें मांगती है, जो उनसे अरेंज नहीं हुई थी क्योंकि शो हाउसफुल था। तभी बाका बुच्ची शो की 2 टिकटें निकालकर उसके हाथ में थमा देती है। क्लियर कहती है वाह नई लड़की तू तो कमाल की निकली, जिसके वहाँ से जाने के बाद दोनों असिस्टेंट के पिछवाड़े में खड़ी मिर्ची लग जाती है। आगे दिन भर काम करके बाका बुच्ची एक पार्टी में जाती है मस्त सी काली सी ड्रेस पहनकर, जहाँ लेडी धागा भी थी, वो आर्टिस्ट ताऊ भी था और अपना हेनरी हैंडसम भी था। तभी एक कैमरामैन लेडी धागा के साथ उसकी फोटो उतार लेता है और तभी वो देखती है कि उसकी बॉस क्लियर अपनी असिस्टेंट के साथ वहाँ आ रही है, जिसे देखकर उसकी फट जाती है, तो वो मुंह छुपाकर फटाफट वहाँ से निकल लेती है, ये बोलकर कि मुझे अर्जेंट काम आ गया है। जिसके साथ साथ हेनरी हैंडसम भी बाहर निकल जाता है और पूछता है क्या हुआ, तू अचानक से ऐसे क्यों भाग आई। वो कहती है मेरा मन नहीं लग रहा था अंदर, जिस पर हेनरी उसे ठेका शराब देसी पर ले जाता है, जहाँ वो खूब पीते हैं, पर इतनी भी नहीं पीते कि उन्हें नशे हो जाए। जिसके बाद वो उसे वहीं छोड़ने जाता है जहाँ उसे रोल्स रॉयस से छोड़ा था। पूछता है ओए देगी क्या। वो कहती है ऐसे मांगते हैं क्या साले, और अंदर जाने का नाटक करती है। अब हेनरी हैंडसम कुछ कम नहीं था, इसीलिए उसका हाथ पकड़ के पीछे खींचता है और उसे चूस डालता है। जिस चूसम चपाटी के बाद वो अंदर जाती है और हेनरी का बाहर से जाने का वेट करती है, ताकि उसे ये ना पता चल जाए कि वो किसी गरीब होटल में रुकी हुई है। आगे
आगे चुम्मा चाटी करना अब उनका रोज का काम बन गया था। हॉल में गोल करने के लिए अभी तक पता नहीं वो क्यों रुके हुए थे, पर रुके हुए थे। एक दिन जब दोनों शॉपिंग करके आ रहे थे तब बाकाबुच्ची को ना जाने किस चीज का रिजर्वेशन करवाना था, जिसकी तारीख उसे 2 महीने बाद की मिल रही थी। हेनरी हैंडसम उससे फोन लेता है और उन्हें अपना नाम बताता है, जिस पर तुरंत ही रिजर्वेशन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ लंदन में उनका सिक्का चलता था, गवर्नमेंट इनके हाथ का ही पानी पीती थी। फिर एक दिन हेनरी उससे कहता है, मेरी मोम बहुत अमीर है और वो हमेशा पैसे को पानी की तरह उड़ाती रहती है, और एक तू है जो सक्सेसफुल होने के साथ साथ अमीर भी है, पर ऐसे रहती है जैसे सादा जीवन उच्च विचार ही तेरी पॉलिसी हो, इसीलिए मुझे तुझसे प्यार हो गया है। खैर जब क्लेयर को पता चलता है कि बाकाबुच्ची ने उसका रिजर्वेशन कंफर्म करवा दिया है, तो एक बार फिर से वो उससे इंप्रेस हो जाती है और वो दोनों नक्चड़ी असिस्टेंट जल भुनकर खाक में मिल जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और फिर एक दिन बॉस के पास लेडी धागा की कॉल आती है, जो अपनी पेंटिंग उन्हें बेचने से मना कर देती है, जो बात मोटे नुकसान की थी, क्योंकि उस डील के लिए ही तो वो सभी यहाँ लंदन में पड़े थे। कहती है लेडी धागा ने इस डील से मना कर दिया है क्योंकि उन्हें अब पेंटिंग में रोमांटिक साइड दिखने लगी है, जो कि सिर्फ बाकाबुच्ची की वजह से हुआ था। बॉस कहती है पक्का किसी ने उसके कान भरे होंगे हमारी डील खराब करने के लिए, इसीलिए अब से सबका काम ये पता लगाना होगा कि वो कान किसने भरे हैं। इतने में सरप्राइज देने के लिए हेनरी हैंडसम वहाँ आ जाता है, जिसमें बाकाबुच्ची का मूड कलेक्शन की वजह से पहले से ही खराब था, तो वो उस पर भड़क पड़ती है कि साले तू यहाँ क्यों आया है, वो भी तब जब तेरी मम्मी ने ऑक्शन कैंसिल कर दिया। वो पूछता है तो इसमें दिक्कत क्या आ गई, ये सब तो चलता रहता है। बाकाबुच्ची कहती है तू बेवकूफ है क्या, तुम्हारे लिए ये सब चलता रहता होगा, हमारे लिए नहीं। ये मेरे करियर का सबसे बड़ा ऑक्शन था, मैंने रिस्क लिया ये सोचकर कि तू और तेरी मम्मी समझोगे, पर नहीं, तुम्हारी वजह से अब मेरी नौकरी खतरे में आ गई है। तुम अमीर के चौधे क्या समझोगे ये चीज भला। जिसका इस तरीके से बोलना, इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करना हेनरी हैंडसम को बहुत बुरा लगता है, तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है कि अपनी गीड़ मरा, मुझे अब सब समझ में आ गया है कि तू मेरा इस्तेमाल कर रही थी। जिसके बाद जैसे ही वो अंदर जाती है उसे सीधा ऑफिस में बुलाया जाता है, क्योंकि वो पकड़ी गई थी। उसकी फोटो लेडी धागा के साथ अब सबके सामने थी, जिसमें उसको कंपनी की डायरेक्टर बताया जा रहा था। ऊपर से उसने जो ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी वो उसकी बॉस क्लेयर की थी। कहती है साली मैंने तुझे कंधे पे बैठाया और तूने मेरे कान में मुंह दिया, तू झूठ बोलकर डायरेक्टर बन गई, तूने चोरी से मेरी ड्रेस पहनी और चोरी छुपे तू कंपनी के क्लाइंट से भी मिली। बाकाबुच्ची कहती है देखिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। पर बॉस उसकी एक नहीं सुनती और उसे धक्के मारकर वहाँ से निकलवा देती है कि तू अब से यहाँ काम नहीं करती। जहाँ से निकलकर वो सीधी लेडी धागा से मिलने पहुंचती है और उसे सब कुछ खोलकर पूरा सच बता देती है कि मैं कोई बॉस वगैरह नहीं हूँ, मैं बस बहरूपिया बनकर बॉस का नाटक कर रही थी। न्यूयॉर्क में मैं चेयर फोल्डिंग किया करती थी, पैम्फलेट बांटा करती थी और कभी कभी झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ता था। जिस पर ताऊ और लेडी धागा उसके लिए तालियां बजाते हैं कि यार तू गजब की एक्टर है। मैं तुझसे झाट भर भी गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी एक एक्टर हूँ और एक्टर हमेशा दूसरों की ही तो जिंदगी जीते हैं। साथ साथ वो उसे ये भी बताती है कि जैसे तू हमारा इस्तेमाल कर रही थी वैसे मैं भी तेरा इस्तेमाल कर रही थी, जिसमें मैंने जानबूझकर ऑक्शन को कैंसिल किया ताकि तुम्हारी कंपनी दिन रात की मेहनत और अंधे पैसे को जाता देख मुझे और अच्छा ऑफर दे। पर जाने मन मुझे नहीं पता था कि तेरा नुकसान हो जाएगा, वो तुझे कंपनी से निकाल देंगे, इसीलिए ये डील मैं अब सिर्फ तेरे लिए करूंगी। तो चल तेरी कंपनी चलते हैं। जहाँ जब वो लेडी धागा के साथ जाती है तो सबकी फटके हाथ में आ जाती है। वो आगे पीछे ऐसे घूमते हैं जैसे गली के कुत्ते। कहती है मैं डील से पीछे नहीं हट रही, बस एक छोटा सा बदलाव करना चाहती हूँ, जिसमें मेरा ऑक्शन मैनेज करेगी बाकाबुच्ची, जिसकी तुम जी हजूरी वैसे ही करोगे जैसे मेरी जी हजूरी करते हो, समझे? वरना ये पेंटिंग्स में किसी और कंपनी के द्वारा भी ऑक्शन करवा सकती हूँ। जिसका मतलब ये था कि अब चाहे वो साला कोई भी हो, सबको बाकाबुच्ची के नीचे काम करना पड़ेगा, सबको उसके डायरेक्ट ऑर्डर लेने पड़ेंगे, अगर नहीं लिए तो बसंती की टांगे उठा दी जाएंगी। कहती है काम शुरू करने से पहले मैं एक इंसान को टीम से निकालना चाहती हूँ। जिस पर क्लेयर को लगता है कि ये मेरे पिछवाड़े पर लात मारेगी, इधर दोनों असिस्टेंट को लगता है कि हमारे पिछवाड़े पर लात लगेगी, पर नहीं, वो इनमें से किसी को नहीं निकालती। वो निकालती है इस बंदे को, जो कि घटिया किस्म का आदमी था, क्योंकि उसने अपने फायदे के लिए एक बार क्लेयर से उसकी डील छीन ली थी। पूछता है तू मुझे क्यों निकाल रही है, क्लेयर को क्यों नहीं निकालती, उसने तुझे कितना परेशान किया, तुझे कंपनी से भी निकाल दिया था, तुझे बदला नहीं चाहिए क्या? वो कहती है नहीं, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे वो जैसी है वैसी ही चाहिए, क्योंकि उसने इस कंपनी के लिए जो किया है वो तुम में से किसी ने नहीं किया, और जितनी नॉलेज उसके पास है ना उतनी तुम में से किसी के पास भी नहीं है, इसीलिए मुझे उसकी जरूरत है। जिस पर बॉस एक बार फिर से उससे इंप्रेस हो जाती है कि यार ये छोरी हर बार दिल में आती है, दिमाग में नहीं। आगे ऑक्शन वाला दिन आ जाता है, जिसमें जिन पेंटिंग्स की कीमत कम लगाई गई थी उनको बाकाबुच्ची बढ़वा देती है, जिस वजह से बोली 85 मिलियन पाउंड से बढ़कर 250 मिलियन पाउंड तक चली जाती है, जिसमें लेडी धागा बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे बहुत कम का एस्टीमेट दिया गया था। खैर ये ऑक्शन उनकी कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महंगा ऑक्शन था, इसीलिए क्लियर को चेयरमैन बना दिया जाता है और बाकाबुच्ची को सच में कंपनी का डायरेक्टर बना दिया जाता है, जिसको कमीशन के तौर पर एक बहुत मोटी रकम मिलती है, वो अलग। अब यहाँ हेनरी हैंडसम नहीं आया था तो वो उससे मिलने जाती है, जो बच्चों को फुटबॉल खिला रहा था। कहती है मैंने उस दिन तेरे साथ जैसे बात की वैसे मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दे, अंडरस्टैंड वगैरह वगैरह। पर हेनरी हैंडसम उसे माफ नहीं करता, कहता है मैंने उस दिन तेरा असली रूप रंग देख लिया था, इसीलिए मुझसे ना हो पाएगा, जो सुनकर उसे रोना आ जाता है। आगे वो अपनी फ्लाइट लेकर वापस न्यूयॉर्क आ जाती है, जिसके बाद 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जिसमें एक आर्ट गैलरी की ओपनिंग होती है, जो आर्ट गैलरी बाकाबुच्ची की थी, जो उसकी तरक्की को दर्शा रही थी, क्योंकि एक समय ऐसा था जब उसे 1 BHK फ्लैट में अपनी बहन के साथ रहना पड़ता था, और आज उसकी खुद की एक गैलरी थी। थोड़ी देर बाद जब सभी चले जाते हैं तब उसे एक जगह नमकदानी और मिर्चदानी रखी हुई मिलती है, जिनको वो प्लेन से चुराना चाहती थी। पूछता है तू जानती भी है इन्हें चुराना कितना ज्यादा मुश्किल था, और उसे चूस डालता है, जिसके बाद बाकाबुच्ची उसे बगल वाले रूम में ले जाती है, जहाँ एक गद्दा पड़ा था, जिस पर आज वो पहली बार गदड़ 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 सीक्स करते हैं, और ये कहानी
कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। जो उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत तो अच्छी जरूर लगी होगी। धन्यवाद।